नमस्कार। शकील आजम साहब फरमाते हैं, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मैं सुनील नारनोलिया शिक्षा सरोकार के आज के इस बेहद महत्वपूर्ण अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं इसे जुड़ने के लिए। और आज आप देख सकेंगे कि इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति अपनी प्रोडक्टिविटी की बात करे, अपनी सफलताओं की जो बात करे, किस तरह से बढ़ा सकता है। तो जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके पास वही सारी सीमित संसाधन मिलते हैं, वही 2 आँख, 2 हाथ, 2 पाँव, 2 पैर और वही सोचने वाला दिमाग, धड़कने वाला दिल। फिर बात आती है कुछ लोग करिश्मा कैसे कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में एक थोड़ा सा अंतराल है। आज हम उसी अंतराल को पार करने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी उस सफलता तक आसानी से पहुंच सकें। और इसके लिए ज़रूरत है बहुत अनुभवी व्यक्तियों की जो हमारा मार्गदर्शन करें। उन्हें बता सकते हैं कि हमारे साथ जो सीमित संसाधन हमें मिले हैं उनके साथ हम बेहद या फिर अनलिमिटेड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हमारे अतिथियों का। और सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँ, हमारे साथ जुड़े हुए रोटेरियन सुखदीपक मलवई साहब। सुखदीपक मलवई साहब एक एक्सेस कॉन्शियसनेस CF हैं, साथ में LMI सर्टिफाइड और लाइसेंस्ड फैसिलिटेटर हैं। सुखदीपक जी, बहुत बहुत अभिनंदन और आभार है आपका। और दर्शकों, हमारे साथ जुड़ी हुई बीना आर केडिया जी, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं, लाइफ कोच हैं और कंसल्टेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है बीना जी आपका भी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। सुखदीपक जी, अब सब सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला सवाल हम बात करें प्रोडक्टिविटी की तरफ, तो पहला सवाल तो मैं आपसे यही लेना चाहूँगा कि आखिर प्रोडक्टिविटी जैसे हम कहते हैं वे कि ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर, मानव संसाधनों को लेकर, तो उससे उसका क्या अर्थ लगाना चाहिए, क्या है ये प्रोडक्टिविटी? देखिए, 35 साल हो गए मुझे कॉरपोरेशंस में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के प्रोग्राम्स करने के लिए। सो प्रोडक्टिविटी इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। तो समझ रहे हो, अभी एक आदमी 100 करके 10 प्रोड्यूस करता है, एक आदमी 10 करके 100 प्रोड्यूस करता है। ज्यादा प्रोडक्टिव कौन है? जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, टाइम इज अ रिसोर्स, मनी इज अ रिसोर्स, और काफी चीजें जो हमारे पास एज रिसोर्सेज होती हैं, उसका हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकें। अगर हम उसको मैक्सिमम यूज कर सकते हैं तो उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। पर्सनल लाइफ में भी मेरी प्रोडक्टिविटी तब होगी जब मैं उतने एफर्ट जितना मैं करता हूं उससे ज्यादा मेरे को कमाई हो, और बाकी चीजों की जो मेरी जरूरतें हैं, जो मेरी डिजायर्स हैं, वो मैं पूरी कर पाऊं अपने रिसोर्सेस को बेटर यूज करके। उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जी जी, बहुत धन्यवाद। यानी हमें जो भी मिला है हम उससे 2 गुना या 100 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं, यही आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर निर्भर करता है। सही बात कही कि समय सबको सीमित है, वही 24 घंटे सबके पास हैं, लेकिन उसी 24 घंटे का व्यक्ति अलग अलग ढंग से इस्तेमाल करता है। एक तो 24 घंटे को 2400 घंटे में तब्दील कर देता है और एक वो 24 घंटे को 24 मिनट भी नहीं बना पाता है। तो यही है वो प्रोडक्टिविटी कि आप चीज़ों का संतुलन कहीं, उनका मैनेजमेंट कहीं, प्रबंधन कहीं वो कैसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुखदीपक जी। और बीना जी की आपकी तरफ रुख करता हूँ। सवाल मैं ये लेना चाह रहा हूँ कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट का बहुत अहम रोल माना जाता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। आपका क्या कहना है इस बारे में और किस तरह से टाइम मैनेजमेंट है प्रोडक्टिविटी को सुधार सकता है? मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि समय को काल कहते हैं जी। और महाकाल को शिव कहते हैं। तो जब हम काल को बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब हम महाकाल के एक अंश को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही। इसका मतलब हम अपने अंदर के कर्ता, कारक और कर्म को डिस्टर्ब कर रहे हैं। समय बहुत इम्पोर्टेंट है। कबीर कहते हैं, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। टाइम मैनेजमेंट में यदि सही टाइम मैनेजमेंट होता है तो हम एग्जैक्ट गोल को सेट कर पाते हैं और उसमें ज़्यादा फोकस हो पाते हैं। हम अपने इम्पोर्टेंट काम को प्रायोरिटी दे पाते हैं और टाइम को सेव कर पाते हैं। टाइम सेव, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। आजकल का बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारा पार्टनर हमें टाइम नहीं दे रहा है, हमारे बच्चे हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे हैं, और ये इतना गंभीर मुद्दा है कि लोग डिवोर्स तक ले रहे हैं। तो यदि सही टाइम मैनेजमेंट हो तो कितने घर टूटने से बच जाएंगे, कितने रिश्ते बच जाएंगे, लोगों के बीच में खुशियां छा सकती हैं। यदि सही टाइम मैनेजमेंट हो तो टाइम सेविंग हो सकता है, हमारा वर्क लोड रिड्यूस हो सकता है, स्ट्रेस रिडक्शन हो सकता है, और हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल लाइफ पूरी तरह से बैलेंस भी हो सकती है।
बहुत बहुत इसमें मैं धन्यवाद। जी जी और ऐड करना चाहूँगी जी कि एक संस्कृत में कहावत है, समय एव करोति बला बलम। समय एव करोति बला बलम, इसका मतलब है समय एक इंसान को कमजोर भी बना सकता है और वही समय एक इंसान को बलवान भी बना सकता है। सही बात की, सही बात की। हाँ, तो यानी जो हमें शक्ति प्रदान कर सकता है, जो हमारी शक्ति छीन सकता है, उसके तो आगे हमें नतमस्तक रहना ही चाहिए, उसका तो सदैव सम्मान करना ही चाहिए। और मुझे लगता है बीना जी के जरिए जो बात यहाँ पर आई है कि हम महाकाल को अगर मानते हैं तो फिर काल का आप नाश इस तरह से कैसे कर सकते। काल यानी समय जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी जितनी बार आप उसको नष्ट करते हैं, आप मान के चलिए आप अपनी ही निश्चितता को खत्म करते हैं, क्योंकि आप निश्चित हैं कि नहीं, ये शिव तय करते हैं, जैसा कि हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ कहते हैं। तो अपनी बातों में ध्यान दीजिए और समय का सही सदुपयोग कीजिए और आप देखिए उसका आप बेहतर प्रबंधन करके कैसे काम जीवन में ले सकते हैं। अच्छा सुखदेव साहब, अभी आप कह रहे थे कि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं। समय प्रबंधन का भी आपने जिक्र किया, जिसकी हम बात की। आपको क्या लगता है जो डेली प्रोडक्टिविटी की हम लोग बात करते हैं, दैनिक उत्पादकता की जो हम बात करते हैं, तो उसके लिए क्या तकनीकें और हो सकती हैं जिनके ऊपर आप प्रकाश डालना चाहें? देखिए, सबसे बड़ी दो बातें मैं पहले कहूंगा। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने पता लगाया है कि जो बहुत प्रोडक्टिव लोग, सक्षम लोग होते हैं, उनके पास हाई एनर्जी एंड हाई फोकस दो चीजें होती हैं। ठीक है, अगर दोनों में से एक चीज बैलेंस नहीं होगी तो उतना आपका प्रोडक्टिविटी नहीं होने वाला है। दूसरी बात क्या है कि आपकी अटेंशन यानी कि ध्यान आपका जहां जाता है वहां आपकी एनर्जी जाती है, और जहां पे आप एनर्जी जाएगी वहां पर आपका रिजल्ट ज्यादा आएगा। अब हम लोग नॉर्मल जो रोजमर्रा में इतने कॉर्पोरेट लोगों को, मुझे कम से कम मतलब 40,000 लोगों को ट्रेन करने के बाद ये पता लगा है कि आप खुद देख लीजिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा ध्यान कितनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हमारे अंदर एक तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस होती हैं कि भाई बेटाइम में फोन आ गया, किसी ने सडनली हमको बोल दिया ये कर दो, उसको हम ना नहीं बोल सकते हैं। ये एक्सटर्नल इंटरफेयर होते हैं। हमारे खुद के इंटरनल इंटरफेयर होते हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। छोटी सी कुछ बात हो गई, हम ख्यालों में खो जाते हैं। किसी ने ठीक से नमस्ते नहीं किया तो हम सोचते हैं कि भाई ये क्यों ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। ठीक है ना। और कुछ पोर्शन, काफी पोर्शन हमारा जो ध्यान जो है जहां पे भटक जाता है, वो जब हम रिएक्ट करते हैं, जब हम प्रतिक्रिया में, एज यू माइट बी नोइंग 95% ऑफ द टाइम हम एक प्रतिक्रिया में होते हैं या प्रतिरोध के स्टेट में होते हैं। अब देखिए, अगर कोई चीज मैंने कुछ प्लानिंग की उस हिसाब से नहीं जा रही है तो क्या करना चाहिए? मुझे संभावनाएं खोजनी चाहिए। उसको खोजने के बजाय मैं उसका प्रतिरोध कर, ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा। अब ये हमारा ध्यान वहां नहीं जा रहा है जहां उसको जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब मेरा ध्यान वहां नहीं जा रहा है जहां जाना चाहिए, तो मेरा समय तो बर्बाद हो रहा है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने समय की कीमत कैलकुलेट करते हैं। मैंने कैलकुलेट की थी, मेरे 1 मिनट की कीमत है 160 रुपए। अच्छा, हमें तो उससे भी ज्यादा लगती है सर, आपसे ज्यादा मिलती है। हमें लगता है 160 तो हमें बहुत कम बोल दी, आप तो बहुत अनमोल हैं ऐसे। पॉइंट इज दिस, देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पीपल डोंट कैलकुलेट दैट। जो ये महाकाल कह रही है ना, एग्जैक्टली भैया, मेरे पास एक लाइफ में उतने ही क्षण हैं, वो बढ़ने वाले नहीं है जी सर जी। उसी में मुझे जो करना है मुझे करना है। तो जो लोग अपने माइंड को, अपनी भावनाओं को, अपने शरीर को, अपनी एनर्जी को संतुलित रखते हैं, उनको ये शक्ति होती है कि वो अपना ध्यान वहां डालें जहां होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? उनको होना चाहिए हाई पे ऑफ एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो उनको अपने लक्ष्य के करीब लेके जाती हैं, उस पर फोकस्ड रहें तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। अगर आप एनालिसिस करें, कोई भी बैठ के एनालिसिस करें, कितना टाइम हमारा फजूल की सोच में चला जाता है, कितना टाइम सोशल मीडिया में चला जाता है, कितना टाइम फजूल की मेल्स देखने में चला जाता है। ऑन एन एवरेज किसी भी एग्जीक्यूटिव को 700-800 मेल्स आती हैं, जिसमें से 300 तो सिर्फ सीसी होते हैं। आपको क्यों भेज रहे हैं मालूम नहीं, मगर क्योंकि आते हैं आपका ध्यान वहां जाता है। मैंने देखा लोग बैठे सारा दिन कंप्यूटर देखते रहते, भाई क्या कर रहे हो? मेल देख रहा हूँ। हाउ मच आपका ध्यान कितना जो है उन एक्टिविटीज में जा रहा है जो आपको अपने लक्ष्य के तरफ लेके जाने वाला, ये चैलेंज है।
जी जी जी। तो जब हम कोच करते हैं, प्रोसेसेस बनाते हैं लोगों को और उनको कोच करते हैं कि भाई अपने इंटरनल इंटरफेयरेंस, अपने एक्सटर्नल इंटरफेयरेंस, जो चीजें आपके मन को इधर उधर भगाती हैं। एंड फोकस आई बहुत लाइक वेरी ध्यान मच जो कहा कि आजकल जो लाइफ बैलेंस है नहीं, होता क्या है, जॉब में आप ना नहीं कर सकते, जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो आपका खींच लेता है। आप ये नहीं करोगे कि मैं अपने काम को कम समय में बेहतर तरीके से कैसे करूं, जी आप समझते हैं कि भाई ज्यादा देर बैठूंगा तो ज्यादा काम हो जाएगा। नहीं बिल्कुल सही तो कहा जिन है, लोगों फोकस का बड़ा मैनेज महत्व करना है। बिल्कुल वो 6 घंटे में अपना काम खत्म कर लेते हैं, जी 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 सर, बहुत बहुत तो धन्यवाद। जिनको करना नहीं है वो हाँ 8-8 घंटे, 10-10 घंटे काम बिल्कुल करते हैं। सही बात, बहुत सही कहा आपने कि हाई एनर्जी होना और फुल फोकस होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप फुल फोकस नहीं हैं तो आप मान के चलिए कि आप जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट से बचने के लिए फोकस पूरा होना चाहिए, मनोयोग पूरा होना बेहद ज़रूरी है। बीना जी आपकी तरफ रुख करता हूँ। कलयुग कहा जा रहा है कि कलयुग है, ये कलयुग का दौर है और कल कारखाने कहें, तकनीक कहें, उसका बड़ा प्रभाव है इस युग में। सही माने में इसी की ही ये सारा युग है। तो आपको क्या लगता है, तकनीक जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो नित नई हमें देखने को मिलती है, क्या उसके ज़रिए भी हम अपने आप की प्रोडक्टिविटी की बात करें, उसको बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करिएगा। कर सकते हैं तो हाँ जी, एक समय था जब टेक्नोलॉजी एक ऑप्शन था, हमारे पास ऑप्शन था कि हम चूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इज इट ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। आवाज रही है तो। पहले एक टाइम था जब टेक्नोलॉजी ऑप्शन थी, लेकिन आज हमारे जिंदगी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हम उसको हटा ही नहीं सकते। हर तरफ से हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। जी रिपीटेटिव काम जो होते हैं उसको करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिससे एरर कम होती है और कम टाइम में वो काम हो सकता है। हम लोग पहले मीटिंग करते थे, लोगों को बुलाना पड़ता था या जाना पड़ता था। अब हम लोग जूम मीटिंग खोलते हैं या जो भी हमारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ऐप है, उसको हम लोग खोलते हैं और देश विदेश सबसे मीटिंग कर सकते हैं, जी कोलैबोरेशन कर सकते हैं हम अपनी टीम के साथ, डेडलाइन और प्रोग्रेस को हम चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट जिस सेक्टर पे मैं हूँ वहां पर हम लोग को बहुत पहले, आज से मैं काफी साल पहले का बता रही हूँ, आज से 15-20 साल पहले का, किसी के घर जाके हमको डिग्री चेक करना पड़ता था। अब हम अपने घर में बैठे बैठे, अपने ऑफिस में बैठे बैठे ग्लोबली हम चेक कर लेते हैं कि उनके घर की डिग्री कहाँ है। तो नो डाउट टेक्नोलॉजी हमारे हमारे काम का, हमारे प्रोफेशन का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है और उसको उपयोग करके हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ यही है, जब तक हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तभी तक वो वरदान है, जब टेक्नोलॉजी हम पे हावी होने लग जाए तो वो एक बहुत बड़ा श्राप है। बहुत बड़ी बात कही कि जब तक हम तकनीक पर हावी हैं, जब तक हम उसे नियंत्रित कर रहे हैं, तब तक ही तकनीक वरदान है। जिस दिन ये तकनीक हम पे हावी हो गई, उस दिन हम उसके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। और आप मान के चलिए, जब नतमस्तक हो जाता है तो चीज़ें स्वाहा हो जाती है। हम देखते हैं वो सिर्फ तकनीक की बात नहीं, कोई भी चीज़ हो, चाहे आप उसको देखेंगे तो उसके आगे झुकेगी कि नहीं, कि ख़त्म हुई है नहीं। तो अपने आप को बचा के रखना बेहद ज़रूरी है। वो बशीर बदर साहब का शेर है कि सिर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो खुदा हो जाएगा। तो खुदा ना करें, उस तकनीक को इतना हावी ना होने दें। उसका यूज़ ज़रूर करें, उसका प्रयोग ज़रूर करें, लेकिन उतना ही जितना कि वो आपकी समृद्धि के लिए सहायक हो सकती है। सुखदीपक जी आपकी तरफ रुख करता हूँ। और एक निदा फजल साहब का एक शेर और याद आ गया कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो अक्सर होता क्या है कि हम लोग चलते रहते हैं, जिधर मंजिलें लेके जाती हैं, जिधर हवाएं लेकर जाती हैं, उधर चल देते हैं। ये एक आम परिभाषा बता रहा हूँ, एक आम व्यक्ति की परिभाषा बनी जाती है। आपको क्या लगता है कि हमें अक्सर ये संदेश मिलता है कि अगर आप जीवन को सही और सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं तो गोल सेटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, गोल सेटिंग को? मैं कहता हूं कि प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा स्तंभ है गोल सेटिंग। जो लोग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और वीकली गोल्स बनाते हैं, आप इसको आजमा के देख लीजिए। जिस दिन आप अगले 7 दिन का गोल्स क्लियरली बना के काम करना शुरू करोगे तो आपकी जो भी एक्टिविटीज होंगी वो इस तरह से फोकस्ड होंगी कि वो गोल्स पूरे हो जाएं। अच्छा, अदरवाइज आप एक चीज देखेंगे, सब लोग तो सारा टाइम बिजी रहते हैं, सुबह से शाम तक एक्टिविटी घिरे हुए हैं ना। सही बात है, सही। वो एक्टिविटीज उनको अपने लक्ष्य के करीब लेके जा रही हैं या नहीं, वो डिसाइड करेगा। आप मुझे बताएं, अगर आपको कहीं जाना है तो आप गूगल मैप्स में स्टार्टिंग पॉइंट डालते हो ना?
जी बिल्कुल। एंडिंग भी डालते हो, जी बिल्कुल। एंडिंग पॉइंट इज योर गोल। हम्म जब आप फुटबॉल खेलते हो देयर इज अ गोल ना, हम्म डिफाइंड, ये गोल पोस्ट है, वहां है, उसका साइज ये है। सो जो लोग बड़े स्पष्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रैशनल, टैंजिबल गोल्स बनाते हैं, जितनी ज्यादा उनको गोल क्लैरिटी होती है और उन गोल्स के आधार पर अपनी एक्शंस या एक्टिविटीज को प्लान करते हैं, उनके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाते हैं। जो लोग गोल्स नहीं बनाते हैं, दे आर ड्रिफ्टिंग, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। तो जहां जहां किसी ने ध्यान खींच लिया, जो भी पेड़ से मिला हम उसी के होने के। सो देखिए, वी मस्ट डू एवरीथिंग। आई मीन, अगर हम एक व्हील ऑफ लाइफ बनाएं तो हमारे लाइफ के कई पहलू हैं जिसमें हम कुछ हासिल करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल हो, फैमिली हो, करियर हो, मनी हो, ये सारी चीजें हैं। जो लोग हर एक एरिया में अपना गोल बनाते हैं और प्लान करते हैं कि भाई अगले 7 दिन में मैं ये गोल पे क्या काम करने वाला हूँ, उनको पता होता है कि भाई मंथ एंड तक मेरा क्या गोल है। क्या ये जरूरी है कि आप सारे गोल्स पूरे कर लोगे? जरूरी नहीं है, बट आप डेफिनेटली देखोगे कि जितने रिजल्ट्स आपके पहले आते थे उससे ज्यादा रिजल्ट्स आने लगेंगे। लेट मी टॉक टू यू अबाउट इंटेंशनैलिटी। देखिए, जहां आपकी नियत होगी ना, वहां पर आपके रिजल्ट्स होने वाले हैं। सो जो गोल होता है वो आपको फोकस करता है ना, आपकी इंटेंशंस को फोकस करता है कि भाई ये होना चाहिए। जितनी क्लियर पिक्चर होगी, मुझे मेरा गोल पूरा होगा तो ये होगा। हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि भाई मैंने ये गोल पूरा किया तो ऐसा दिखेगा मेरा। हम पूछते हैं लोगों को कि आप 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? बड़ी बात। क्या सिचुएशन होगी, क्या क्या चीजें हैं जो आपने हासिल कर ली होंगी। और जिन लोगों को क्लैरिटी होती है अपने गोल्स के बारे में, 100% उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ हाई होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिनका गोल, जिनका लक्ष्य निर्धारित होता है वो सीधे अपने गोल पे जाके टकराते हैं, बाकी हवाओं के साथ इधर उधर भटक जाते हैं। तो मंजिलों के लिए ज़रूरी है कि आपका दिमाग कहीं अर्जुन की तरह मछली की आंख पर टिका होना ज़रूरी है। अगर आप इधर उधर झांकेंगे तो आप मान के चलिए कुछ भी कर लेंगे, वो आंख तो नहीं साध पाएंगे। बीना जी, आपकी तरफ रुख करता हूँ। जब आप जैसे वास्तु विशेषज्ञ हमारे साथ में हो तो एक मन में ये सवाल भी ज़रूर उठता है कि क्या वास्तु भी हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कोई मदद कर सकता है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, बीना जी। हाँ जी, पूरी मदद कर सकता है, पूरी तरह से मदद कर सकता है। तो कृपया मार्गदर्शन करें, किस तरह से हो सकता है? हाँ जी, वास्तु हमारे माइंड पे काम करता है, हमारे प्रोडक्टिविटी पे काम करता है, हमारे एफिशिएंसी पे काम करता है, हमारे हम लोग एक्शन ले रहे हैं उस पे काम करता है। यदि एक ओनर साउथ वेस्ट में बैठना स्टार्ट कर दे, जो नैऋत्य कोण कहते हैं, तो उसकी सोच हो जाएगी कि मैं पहले उसकी सोच हो सकता है किसी गलत दिशा में बैठने से कैन आई, उसकी सोच हो सकता है कैन आई। द मोमेंट दे विल स्टार्ट सिटिंग इन द साउथ वेस्ट, उनका सोच बदल जाएगा, वो वर्ड आ जाएगा आई कैन। इसी तरह से एम्प्लॉइज यदि नॉर्थ वेस्ट में बैठेंगे तो वो चले जाएंगे कंपनी से, प्रोडक्टिविटी कंपनी की खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेबर्स हमारे हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो यदि नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में बैठेंगे तो वो कंपनी के लिए एसेट का काम करेंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनके काम करने का तरीका बढ़ेगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस तरह से रेडी टू सेल जो प्रोडक्ट रहता है, दैट शुड बी इन द वायव्य कोण। यदि वहां पे वायव्य कोण में वो सामान है तो ओनर को परेशानी नहीं होगी, सही टाइम पे सही प्रोडक्ट सही दाम पे निकल जाएगा। इस तरह से 16 दिशाएं हैं और हर दिशा की एक स्ट्रेंथ है। हर उस स्ट्रेंथ को यूज करके उसको बहुत पावरफुल बनाया जा सकता है और उससे हम अपना बेनिफिट ले सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात की। आपके हिसाब से हर एक दिशा का अपना एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, अपना एक प्रभाव है। आप जिस दिशा में बैठते हैं उसी का प्रभाव आपके ऊपर हावी होता है और आप उसी के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं। कार्यक्रम एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। जी सर। सुनील जी। जी सर। क्योंकि मेरे काफी सर्कल में वास्तु के लोग हैं। देखिए, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। जो वास्तु यूज करते हैं ना, उनकी एनर्जी ज्यादा फोकस्ड होती है। और जहां जहां हमारी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, जहां पर हार्मोनियस नहीं है, वहां पर कभी भी प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती है। ना? सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स अबाउट
वास्तु, कि वो आपकी जो एनर्जीज हैं उनको सही दिशा में, दैट इज माय डायरेक्शन। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी कार्यक्रम में आखिरी 4 मिनट हमारे पास में है, तो मैं चाहूँ 2-2 मिनट में दोनों से 2 सवाल और मैं ले लेता हूँ। तो पहला सवाल सुखदीपक जी से लेता हूँ। सुखदीपक जी, अब यहाँ पर ये बता दीजिए कि ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो कि हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने से, उत्पादकता को बढ़ाने से रोकते हैं, उसे बाधाएं उत्पन्न करते हैं? हालांकि मैं मेंशन कर चुका हूँ, मेंटल डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, अननेसेसरी हमारा ध्यान नेगेटिव बातों पे चला जाता है, ठीक है। दूसरा, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारा बड़ा ध्यान हर 2 मिनट के बाद व्हाट्सएप पे चला जाएगा या फेसबुक को देखने में चला जाएगा। सो इंटरनल एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्टर्स और अनस्केड्यूल्ड इंटरप्शंस, जैसे कि किसी ने सडनली फोन करके कुछ हमें काम बता दिया जी, वी डोंट नो हाउ टू से नो। ये टेलीफोन की घंटी ऐसी है कि जब बजती है तो हम कुत्ते की तरह, जैसे पावलोव के कुत्ते ना, कंडीशन रिफ्लेक्स, फोन उठाना ही है। इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ नॉट टू पिक अप द फोन। अभी मैं बिजी हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं फोन बाद में उसको वापस कर दूंगा। तो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। ये टेक्नोलॉजी ने भी हमें जरा डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा दे चुके हैं। वी आर एडिक्टेड टू आवर लैपटॉप एंड आवर स्मार्टफोन्स। तो आप करें तकनीक कहें और मानसिक अवस्थाएं कहें, कहीं ना कहीं वो बेहद महत्वपूर्ण होती हैं इन चीज़ों को करने के लिए। दोनों के अगर जैसे बीना जी ने कहा कि हम उनको नियंत्रित रखते हैं, उनके ऊपर अपने आप को रखते हैं तो ठीक रहेगा, वरना तो मुश्किल हो सकती है। सुखदीपक साहब का ये कहना है। और आखिरी सवाल, आखिरी 2 मिनट, और बीना आर्किडिया जी की तरफ रुख करता हूँ। बीना जी, अब आप हमें कुछ वास्तु के ऐसे टिप्स, जैसा भी आपने बताया और सुखदीपक मलवई साहब ने उसका समर्थन किया है कि वास्तु बहुत प्रभावी होता है, तो कृपया कुछ टिप्स और आप हमें दें जिससे हमारी उत्पादकता की बात करें, हमारी जो मेंटल स्टेट है, जो पीस है, उसकी बात करें, और जो एनर्जी फ्लो है उसकी हम लोग बात करें, वो बढ़ सके। उसके लिए कृपया कुछ टिप्स दें हमारे दर्शकों को। जी, जैसा उन्होंने कहा कि एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं एनर्जी पे ही काम करती हूँ वास्तु के। आजकल लोग कलर्स पे काम ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैंने शुरू से एनर्जी पे ही काम किया है। और जैसा हम लोग साइंस में पढ़ते आए हैं, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता, प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना तो उसको खत्म किया जा सकता है। सेम कॉन्सेप्ट पे काम होता है, उसको चैनलाइज किया जा सकता है। यदि आपके घर में कहीं पर, घर में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री, कमर्शियल प्लेस में, कहीं पर भी यदि आपका एनर्जी वहां पर नेगेटिव है तो हम उस पे यंत्र लगा सकते हैं, ठीक है। उसको पिरामिड लगा सकते हैं, पिरामिड लगा के पहले पिरामिड को लगाने से पहले उसको एनर्जाइज किया जाता है। पत्थर को पूजने से पहले उसको क्या होता है, संकल्प करवाया जाता है ना, वो करवाया जाता है, जिससे वो भगवान बन जाते हैं हमारे लिए। उसमें हमारी श्रद्धा जुड़ जाती है, हमारी आस्था जुड़ जाती है। सेम वैसे ही कोई भी यंत्र लगाने से पहले उसको एनर्जाइज किया जाता है और उस नेगेटिव पार्ट पे श्रद्धा पूर्वक बहुत अच्छे से ब्रह्म मुहूर्त में स्थापित करवाया जाता है, जिससे वहां की जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारी चैनलाइज हो जाए और इतनी स्लो डाउन हो जाए कि हमें संभलने का मौका मिल जाए उस दिशा से जो भी नेगेटिविटी आ रही है हमारे लाइफ में। और इसके लिए सबसे अच्छा है, अभी मैं और तो अच्छा नहीं बता रही, यंत्र वंत्र का नहीं बता सकती, लेकिन सबसे अच्छा है कि द्वार पे आप शिव जी के मंदिर से लाकर चंदन लेकर आएंगे। सोमवार के दिन अपने जो भी मेन डोर होता है उसके दोनों तरफ स्वास्तिक या ओम लिखेंगे, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। जी जी जी। अच्छा, एक जो आप बात कर रही थी कि साउथ वेस्ट के ऊपर आपने बड़ा फोकस किया था, तो साउथ वेस्ट और आप जो ईशान कोण की हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी बताएं थोड़ा सा कि ईशान कोण में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ईशान कोण में हमारा, ईशान कोण मतलब वास्तु पुरुष का सर हो गया और वो हमारा भी सर को ही रिप्रेजेंट करता है। यदि ईशान कोण में कोई कट है, इसका मतलब हम सर विहीन जिंदगी जी रहे हैं, दिमाग नहीं है हमारा, आंख नहीं, देख नहीं सकते, हम ठीक से बोल नहीं सकते। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में हमारा टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कट नहीं होना चाहिए। यदि वहां पे बेडरूम है तो उसको मंदिर बना लीजिए या बड़े बूढ़ों को, एल्डर लोग को दे दीजिए। पति पत्नी को वहां पे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो पति पत्नी वाला जोन नहीं है, इसलिए नहीं सोना चाहिए। तो वहां पे हमें बहुत ही, वहां का जो प्लैनेट है वो गुरु प्लैनेट है, तो वो हमेशा शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। वहां पे ईश्वर ही वास करता है, जो हमारे देवता है वहां के, वो ईश्वर स्वयं है। तो वहां पे हमारा साफ सफाई हमेशा रहनी चाहिए। साउथ वेस्ट हमारा नैऋत्य कोण जो है वो ओनर का, बॉस का कोण है। क्यों है? वहां से
एंगल से हमें गुरु खुद देख रहा है, ईश्वर खुद देख रहा है, हम उसके ठीक एंगल पर हैं, वो हमें प्रॉस्पेरिटी देगा लाइफ में। तो साउथ वेस्ट में जब हम सोते हैं या हमारा ऑफिस रहता है और हम एज अ बॉस या लीडर वहां पे बैठते हैं, तो हमारे लाइफ में हमेशा प्रॉस्पेरिटी आती है, क्योंकि उस टाइम हमारा ब्रेन बहुत स्ट्रांग रहता है, हम लोग की स्टेबिलिटी बढ़ती है और लाइफ में कोई भी डिसीजन हम लोग आराम से ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सुख दीपक मलवई साहब के इस कार्यक्रम से जुड़े। समय की थोड़ी सीमाएं हैं कि जिसकी वजह से समापन करना पड़ रहा है, बाकी आप लोग जुड़े उसके लिए अभिनंदन, आभार। पुनः मिलेंगे इस मंच के ऊपर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।